गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल स्वस्थ होंगी, पढ़ाई भी कर रही होंगी। तो बेटा देखिए, आज आप लोगों का 25 तारीख से जो यूनिट टेस्ट होना है उसमें आप 1 से 4 अध्याय तक अपना अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। आप 11th में एग्ज़ाम दे ही चुकी हैं, आपको कुछ बताना नहीं है। और उसमें जैसे आपको पढ़ाते समय टॉपिक वाइज मैं बताती गई हूँ, एक एक नंबर के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, उसके 4 विकल्प आपको रहेंगे और वैकल्पिक प्रश्न भी आपको पीछे दिए गए हैं। और जब टॉपिक खत्म होता है तो चेक पॉइंट में भी आपको 5-6 प्रश्न दिए रहते हैं, तो वो सारे प्रश्नों के उत्तर आप अच्छे से तैयार कर लेंगी। तो 1 से 4 अध्याय तक आपकी तैयारी होनी चाहिए। और कुछ बच्चे तो बहुत, जैसे कोमल का नोट्स हमने देखा, बहुत अच्छे से तैयार किए हैं। बाकी बच्चे भी वैसे ही अपना नोट्स लिखिए, तैयारी करिए। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी किसान, जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य। ठीक है, तो आज हम लोग नया पाठ पढ़ेंगे, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य। और इसके पहले का चैप्टर आप अच्छे से तैयार करिएगा एग्जाम के लिए 1 से 4 तक। तो देखिए, जो 16वीं से 17वीं तक शताब्दी तक मुगल साम्राज्य भारत में अधिकांश जनसंख्या जब था, मुगल साम्राज्य कब से कब तक, 16वीं से 17वीं शताब्दी तक मुगल साम्राज्य में भारत की जो अधिकांश जनसंख्या थी वो ग्रामीण थी। कब? 16वीं से 17वीं शताब्दी तक जब मुगल साम्राज्य का समय था, उस समय में भारत की जो जनसंख्या थी, अधिकांश जनसंख्या वो गांव में निवास करती थी। और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि ही जीवन निर्वाह का सबसे बड़ा माध्यम था, क्योंकि किसानों के पास भाई वो खेती करेंगे, खेती से अनाज उत्पन्न करेंगे, तो वो अनाज ही जीवन निर्वाह का सबसे बड़ा माध्यम माना जाता था। और इसके साथ साथ मुगल साम्राज्य को अपनी आय का एक बहुत बड़ा भाग कृषि उत्पादन से ही मिलता था। यानी जो आय होता है वो आय उनको किस रूप में होता था? जो कृषि उत्पादन होता था, कृषि उत्पादन के रूप में ही अधिकांश आय मिलता था मुगल साम्राज्य में, जो शासक थे उनको। तो ये कह सकते हैं कि जो मुगल साम्राज्य में ग्रामीणों की स्थिति थी वो कृषि पे आधारित थी, वो जीवन निर्वाह का सबसे बड़ा माध्यम माना जाता था और इसके साथ साथ आय का भी सबसे बड़ा वो माध्यम था। तो कृषि साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के जो संबंधित ऐतिहासिक स्रोत है उसको थोड़ा सा जानेंगे। जो 16वीं से 17वीं शताब्दी का ऐतिहासिक जानकारी है, वो ऐतिहासिक जानकारी इतिहासकारों को तत्कालीन जो साहित्यिक स्रोत थे, साहित्यिक स्रोत माने साहित्य के रूप में जो चीज़ें उल्लिखित हैं, उन साहित्यिक चीज़ों से हमें उस समय के इतिहास की जानकारी अच्छे तरीके से प्राप्त होती है। और इसी समय के स्रोतों में सबसे प्रमुख स्रोत अबुल फजल का आप नाम सुनी होंगी, जो अकबर का दरबारी कवि था। अबुल फजल जो था, इसने अपना एक ग्रंथ लिखा था, आईने अकबरी। अबुल फजल के द्वारा, देखिए ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आईने अकबरी का रचनाकार कौन है? तो आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने की थी और इसमें उसने, और ये किसका शासक था? अकबर का दरबारी इतिहासकार था। अबुल फजल अकबर का दरबारी इतिहासकार था और अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल के 42वें वर्ष में इसकी रचना की। किस वर्ष में? जो आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने की थी, कब की थी? अकबर के शासनकाल के 42वें वर्ष में की थी। और आईने अकबरी का जो रचना काल था वो 1598 ईस्वी माना जाता है। आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने कब की? 1598 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। और अकबर के शासनकाल के 42वें वर्ष में उन्होंने आईने अकबरी की रचना की। किसने? अबुल फजल ने। आईने अकबरी अकबरनामा परियोजना का एक भाग है। आईने अकबरी जो है वो अकबरनामा परियोजना का एक बहुत बड़ा भाग माना जाता है, जिसमें शाही नियमों का उल्लेख या सारांश मिलता है। इसमें शाही नियमों का सारांश उल्लिखित किया गया है। यह मुगल कालीन दरबार, प्रशासन, सेना का संगठन,
राजस्व के स्रोत, सांस्कृतिक एवं धार्मिक क्षेत्रों का भी उल्लेख इस आईने अकबरी में किया गया है। अब आईने अकबरी के 5 खंड बनाए गए हैं। अलग अलग खंडों में अलग अलग चीज़ों का वर्णन प्रस्तुत है। आईने अकबरी में कितने खंड हैं? 5 खंड हैं। तो प्रथम खंड में किसका वर्णन है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो आईने अकबरी है अबुल फजल द्वारा लिखित के मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। अगर ये पूछा जाए कि मध्यकालीन भारत का महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा था, तो मध्यकालीन भारत का महत्वपूर्ण ग्रंथ आईने अकबरी है, जिसमें मुगल कालीन भारत की विस्तृत जानकारी मिलती है। इस आईने अकबरी में किसकी जानकारी मिलती है? मुगल कालीन भारत की। इसे अबुल फजल द्वारा लिखा गया। किसने लिखा? अबुल फजल ने। आईने अकबरी को 5 भागों में बांटा गया। प्रत्येक भाग में मुगल काल से संबंधित रोचक विवरण दिए गए हैं। तो 5 खंड में अलग अलग विवरण है। प्रथम खंड में किसका विवरण है ये जानिए। प्रथम खंड में मध्यकाल है। इसमें आपके मंजिल आबादी, इस भाग में जो शाही घराना था, प्रथम खंड में जो आईने अकबरी है उसके प्रथम खंड में शाही घराने के परिवार और उसके रख रखाव से संबंधित विवरण है। आईने अकबरी के प्रथम खंड में जो आपका शाही घराना था, घर परिवार था, उसके रख रखाव से संबंधित वर्णन है। और आईने अकबरी के द्वितीय खंड में सैनिक, नगर प्रशासक, नौकर के बारे में चर्चा, मनसबदार, विद्वान, कवि, कलाकार आदि के संक्षिप्त जीवनियों का वर्णन है आईने अकबरी के द्वितीय खंड में। आईने अकबरी के तृतीय खंड में जो मुल्क आबादी के नाम से जाना जाता है, इस भाग के अंतर्गत साम्राज्य एवं प्रांतों के बीच वित्तीय संबंध, राजस्व की दर से संबंधित आंकड़े का विस्तृत वर्णन है। और इसमें सांख्यिकी सूचनाएं भी विस्तार से दी गई हैं, जिसमें प्रांतों और उनकी सारी प्रशासनिक एवं वित्तीय इकाई, सरकार, परगना, महल आदि के भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों का रोचक ढंग से वर्णन मिलता है। इस भाग में उत्तरी भाग के कृषि समाज के भी बारे में वर्णन किया गया है। चौथा और 5वां खंड है। इसमें भारत के लोगों के धार्मिक विश्वास, साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रथाओं के बारे में जानकारी दी गई है। और इसके साथ साथ अकबर के शुभ वचनों का संग्रह भी इस चौथे 5वें खंड में ही किया गया है आईने अकबरी के। अब आईने अकबरी का प्रशासनिक इकाई के दृष्टि से क्या महत्व था, तो जो देखिए इसमें सूबे या प्रांत के नीचे जो प्रशासनिक इकाई थी वो सरकार के बारे में विस्तृत इसमें चर्चा की गई है। और इसका विवरण 8 खंड में किया गया है। जो आईने अकबरी है इसमें सरकार के बारे में जो विस्तृत चर्चा की गई है, इसका खंडन 8 भाग में किया गया है। पहला इस परगना या महल है, दूसरा किला, तीसरा अजारी या जमीन ए पायमूद, चौथा नगदी, 5वां सयूरगाल जिसे दान में दिया गया राजस्व अनुदान कहते हैं, 6वां जमींदार, 7वां खाने, 8वां जमींदारों की जातियाँ, उनके घुड़सवार, पैदल सिपाही, हाथी सहित उनकी फौज की जानकारी दी गई है। आईने अकबरी के अनुसार सेना का संगठन कैसे होता था ये भी थोड़ा सा जान लीजिए। तो इनके अनुसार सेना की देखभाल के लिए दीवान ए अर्ज, क्या है, दीवान ए अर्ज नामक एक विभाग होता था, जिसका प्रमुख मीर बख्शी होता था। जो सेना का प्रमुख होता था उसको मीर बख्शी कहा जाता था। किसका? दीवान ए अर्ज। आईने अकबरी के अनुसार दीवान ए अर्ज नाम का एक विभाग था सेना का। तो दीवान ए अर्ज का जो प्रमुख, जो प्रधान होता था, उसको मीर बख्श कहा जाता था। दूसरा था मनसबदार। तो मनसबदार नामक जो प्रशासनिक पद थे, इस पे रहने वालों को एक सीमा तक सैनिक रखने होते थे। जो आपके मनसबदार होते थे, प्रशासनिक कार्य करने वाले, उनको एक सीमा तक अपने पास सैनिक रखनी होती थी। और आवश्यकता अनुसार जब आवश्यकता पड़ती थी तो राज्य को भी ये अपनी सैन्य सहायता प्रदान करते थे। सैनिकों की संख्या से पद का निर्धारण होता था।
खाने के अंदर 10,000 तक सिपाही हो सकते थे और एक अमीर के अंदर 2,500 तक सिपाही होते थे। तो पद का निर्धारण किसके आधार पे होता था? सैनिकों के संख्या के आधार पे। यानी जिसके पास 10,000 से अधिक संख्या सैनिकों की होती थी वो खाने कहे जाते थे, और जिनके पास 2,500 तक होती थी वो अमीर कहलाते थे। मुगल सेना को सैनिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया था। एक मनसबदारों की सेना थी, मनसबदार जिनके पास आवश्यकता अनुसार सैनिक रखनी होती थी, जो सैन्य राज्य की सुरक्षा के लिए भी ये सेना देते थे। दूसरा था अहदी सैनिक, तीसरे थे दाखिली सैनिक। तीसरी दाखिली सैनिक थी। आईने अकबरी की प्रशासनिक दृष्टि से यदि महत्ता देखी जाए तो क्या है, ये जो आईने अकबरी था इसके पूर्व इतिहासकारों के लिए लिखित केंद्र बिंदु केवल राजनीतिक घटनाएं होती थी। यानी जो भी इतिहासकार होते थे वो जो कुछ भी लिखते थे उसके अंतर्गत केवल राजनीतिक घटनाओं को ही सम्मिलित करते थे। लेकिन जो आईने अकबरी लिखा गया इसमें समाज और अर्थव्यवस्था को सांख्यिकी आंकड़ों के रूप में उल्लेखित किया गया। राजनीतिक के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी इसमें सम्मिलित किया गया और समाज की इकाइयों को भी इसमें दर्शाया गया। जो आगामी इतिहासकार थे उनके लिए नए इतिहास लेखन की परंपरा का ये आधार बना। आईने अकबरी आने वाले इतिहासकारों के लिए एक नई लेखन परंपरा के आधार के रूप में साबित हुआ। तीसरा था मध्यकालीन भारत में अबुल फजल से पूर्व के इतिहासकारों में ज़्यादातर विद्वान राजनीतिक घटनाओं से संबंधित विवरण अपनी रचनाओं में देते थे। राज्य व उनके लोगों को उत्पादन का विवरण सीमित रूप में ही देखने को मिलता है। इसके विपरीत अबुल फजल ने आईने अकबरी में राजस्व व उनके नागरिकों के लिए उत्पादन के विस्तृत विवरण दिए। सांख्यिकी आंकड़े देकर एक नई परंपरा का उन्होंने विकास किया। इसके साथ ही आईने में राज्य के लोग, उनके व्यापार, व्यवसाय, साम्राज्य की अवस्था, उच्च अधिकारियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां समाहित हैं, जिसमें इतिहासकारों को समकालीन इतिहास लेखन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत भी प्राप्त हो जाता है। किसके द्वारा? आईने अकबरी के द्वारा। किसने लिखा था? अबुल फजल ने। कब लिखा था? 1598 ईस्वी में। किसके शासनकाल में लिखा था? अकबर के शासनकाल में लिखा था। और ये ग्रंथ क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए कि ये राजनीति गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक और सांख्यिकी और आर्थिक गतिविधियों का भी इसमें उल्लेख किया गया, और इसके साथ साथ ये ग्रंथ आने वाले इतिहासकारों के लिए एक नया माध्यम साबित हुआ, जो नए नए तरीकों से वो अपना कार्य करना शुरू किए। आगे की कक्षा में हम लोग कल पढ़ेंगे।